हेलो एवरीवन। इकॉनमी की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। कब ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड हुआ, क्या रीज़न था इसके स्टेबलाइज्ड होने के का रीज़न क्या रहा, कैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, कैसे एमएसपी डिसाइड की जाती है और एमएसपी में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या रोल निभाता है, देखेंगे। कैसे फूड ग्रेन को बाय करता है और एमएसपी क्या होता है, ए2 क्या होता है, ए2 प्लस एफएल क्या होता है और सी2 क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एमएसपी का पर्पस क्या है, एमसीक्यूज देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ए2 प्लस एफएल को समझेंगे, ए2 को समझेंगे और सी2 को समझेंगे। फिर इसका एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमएसपी के ऊपर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस लेक्चर को अच्छे से आप देखिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड हाउ डिफाइंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट। कैसे इसके द्वारा रोल डिफाइन किया जाता है गवर्नमेंट का। देखो, एफसीआई जो फॉर्म हुआ था वो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंदर फॉर्म्ड हुआ था। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी होगी। मैंने आपको पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में समझाया है, स्टेचुटरी बॉडी वो बॉडी होती हैं जिसे किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, और इसको बनाने का रीजन ये होता है एक्ट के थ्रू, क्योंकि इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ऑब्लिगेशन हो जाती है पार्लियामेंटेरियन की कि वो क्वेश्चन पूछें रिगार्डिंग व्हाट इज द रोल ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये कंफर्म हो जाता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1964 का एक्ट जो था, फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964, उसके तहत बनाई गई थी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री आती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर तो नहीं आती है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पर जाना कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, कैसे इसका रोल है ये अभी देखेंगे, और कब स्टेबलाइज हुई। देखो क्या हुआ था, 1960s में ड्रॉट और फूड क्राइसिस देखने को मिला था। क्या हुआ था, ड्रॉट के बाद बहुत स्टेट में फूड क्राइसिस आया जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई। तो इस फेमाइन को अवॉइड करने के लिए, इस फेमाइन से निपटने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1964 के अंदर 1965 में, एक साल के बाद, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज किया, ठीक है। तो इसका ये मेजर क्या रोल इंश्योर करती है, मैनेजिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्म्स टू राशन शॉप। कैसे कि फॉर्म से लेकर राशन शॉप तक किस तरह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रोल होता है, ये आपको आज के लेक्चर में कंफर्म हो जाएगा। इसका रीजन बताया क्यों फॉर्म किया गया, फूड शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए, और डिपेंडेंस जो थी इंपोर्ट पर, उस पर कम करने के लिए। आप जैसे आगे जानते हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ था, अमेरिका ने हमें PL480 करके वीट दिया था। तो इसमें क्या हुआ था, बहुत सारी खराबी थी। ये एक्चुअली जानवरों को खिलाया जाता था, इतनी लो क्वालिटी का था, मगर उस क्राइसिस में हमने इसको यूज किया था। तो ये कहने का मतलब है कि जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर, उसको कम करना है, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे। कैसे प्राइस स्टेबल रहेगा, बफर स्टॉक कैसे मेंटेन होगा, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो मैंने ये आपको बता दिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ये मैनेजेस करता है राशन शॉप्स को और राशन डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया। इसका मेजर रोल क्या था कि किस तरह से जो पुअरर सेक्शन है हमारे इंडिया में, उस तक फूड पहुंचना चाहिए, और कोई भी बेसिक राइट, जो आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी, मतलब किसी की भी डिग्निटी लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये राशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक एक चीज अभी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो, प्रोक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, इसने बताया है कि हम
प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं फूड ग्रेन का, देखो क्या इनके द्वारा किया जाता है। एफसीआई डायरेक्टली फूड ग्रेन फार्मर से नहीं बाय करती है। कैसे बाय करती है, इसके द्वारा क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को एमएसपी डिसाइड करना होती है। एमएसपी कैसे डिसाइड होती है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, पहले अभी शॉर्ट में समझा देता हूं। एमएसपी डिसाइड करने के लिए सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, ऐसे करके एक बॉडी है सीएसीपी, वो क्या करती है, रिकमेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी कमीशन कैबिनेट को, कैबिनेट जो कैबिनेट है उसको रिकमेंड करती है। अब कैबिनेट क्या करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है, और जो ग्रेन है, जो क्रॉप्स हैं, उन पर एमएसपी डिसाइड होती है। तो ये अभी हम क्लियर कर देंगे आपको कि एमएसपी क्या होती है, किस किस फूड्स पर होती, किस किस सीरियल क्रॉप्स पर होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो क्या करता है एफसीआई जो है फूड ग्रेन बाय करता है एमएसपी रेट पर। कैसे किया जाता है, इसमें हेल्प करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, हेल्प करती हैं मिल्स, हेल्प करती हैं प्राइवेट मिल्स, इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है, वो उनके द्वारा हेल्प की जाती है। ये प्रोक्रूटमेंट जो होती है, प्रोक्योरमेंट होती है, इज ओपन एंडेड, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है कि आपको एफसीआई को ये लिमिट फिक्स नहीं की गई है। एफसीआई का मन है कि आप कितना फूड ग्रेन बाय करना चाहते हैं, क्योंकि एमएसपी क्या होता है, जब मार्केट प्राइस बहुत डाउन हो जाता है, जैसे मान लो आज ये देखो इन्होंने यहां समझाया, मार्केट प्राइस ऑफ वीट जो है, मार्केट वीट का मार्केट प्राइस जो है 1800 रुपए पर क्विंटल है। ये आप सुन लो, 1800 रुपए पर क्विंटल है, मगर एमएसपी 2275 रुपए पर क्विंटल है। तो एफसीआई का ये फर्ज बनता है, कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है, फर्ज बनता है कि वो एमएसपी को पर बाय करे और प्रोटेक्ट करे फार्मर के इंटरेस्ट को, ताकि सुसाइड ना करें, उन्हें अच्छे रेट मिल पाए। इसलिए जो मार्केट प्राइस होता है उससे हमेशा एमएसपी हाई होती है, उसका मेन पर्पस होता है हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आगे क्या बताया, हु प्रोक्योर्स ऑन बिहाफ ऑफ एफसीआई। मैंने आपको बताया एफसीआई डायरेक्टली किसान से प्रोक्योरमेंट नहीं करती है। आप ये याद रखना, कभी कभी यूपीएससी इस तरह के सिंपल आर्गुमेंटल स्टेटमेंट डालती है, क्या एफसीआई के द्वारा, यह कह देगी एफसीआई डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्योर करती है, और प्रोक्योर करके बाय करके क्या करती है, पीडीएस को दे देती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एफसीआई क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हैं उनके साथ मिलकर बाय करती है, और प्राइवेट राइस मिलर के साथ मिलकर बाय करती है। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पैडी बाय करती है फार्मर से और एफसीआई को दे देती है। यहां पर एफसीआई का ये इंपॉर्टेंट रोल है, सारा पैसा एफसीआई के द्वारा खर्च किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, जब पीडीएस शॉप पर किसी को भी राशन पहुंचाना होता है, उस समय स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि एफसीआई के बिहाफ पर किसके द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाता है। अब क्या रोल है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अब एफसीआई के द्वारा क्या किया जाता है, गोडाउन्स होते हैं, सिलॉस होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है, और ये स्टोर क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे वीट को एफसीआई स्टोर कर लेती है, और ड्रॉट के और फ्लड के टाइम पर वीट को रिलीज किया जाता है एफसीआई के द्वारा। ठीक है, मान लो किसी एरिया में ड्रॉट आ गई, मान लेते हैं विदर्भा रीजन में ड्रॉट आ गई महाराष्ट्र के। अब यहां पर क्या है, क्रॉप्स की बहुत कमी है, वीट की बहुत कमी है। तो क्या होगा, जो यहां पर स्टोर था, मान लो एमपी में स्टोर था, मध्य प्रदेश में, और इंदौर भोपाल जैसी सिटीज में स्टोर था, वो यहां पर लाकर बेचा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम रेट में एफसीआई दे देती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसे मार्केट में बेचती है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो जाती है, और ये कह सकते हैं जो फूड क्रॉप की शॉर्टेज है वो खत्म हो जाती है। तो ये चीज यहां देखी। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या रोल है, एफसीआई क्या करती है, सप्लाई करती है ग्रेन्स स्टेट को। अब स्टेट के द्वारा क्या रोल निभाया जाता है, जो ग्रेन्स सप्लाई किए गए वो एफसीआई क्या करती है, डायरेक्टली एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है।
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा जो है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, और एफसीआई का खर्चा क्या आता है, इसको जो ग्रेन बाय किए हैं, व्हीट, राइस और अदर क्रॉप्स जो बाय की हैं उसने, उसको प्रोक्योरमेंट में जो खर्चा आता है वो आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल, पुअर हाउस गेट राइस और व्हीट एट सब्सिडाइज्ड रेट फ्रॉम राशन शॉप। राशन शॉप्स पर मिलता है। आपने देखा होगा गांव में पीडीएस सिस्टम होता है, राशन शॉप बना दी गई हैं जो पहले कोटा कहा जाता था नॉर्थ में। अब ये राशन शॉप से बाय किया जाता है, किसके द्वारा, ये बाय किया जाता है नॉर्मल पुअर पीपल के द्वारा। पहले हर स्टेट गवर्नमेंट रेड, वाइट और येलो कार्ड का सिस्टम रखती थी। अब ये सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और बहुत सारी अंत्योदय टाइप की स्कीम आ चुकी हैं जो बहुत गरीब लोगों को 35 किलो तक का अनाज देती हैं। अब आगे क्या बताया गया है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम क्या है, एफसीआई सेल्स ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, एफसीआई ग्रेन्स को ओपन मार्केट में बेचती है। अब मान लेते हैं यूपी में फूड ग्रेन, मान लो व्हीट के प्राइस बहुत बढ़ गए और ऑफ सीजन है। अब लोग अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट करने लगी। अब प्रोटेस्ट से क्या हुआ, लोगों का ध्यान इस पर पहुंचा और लोगों ने कहा इतना महंगा तो व्हीट नहीं होना चाहिए भाई। तो इसको क्या करती है, फिर एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट राय देती है, आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को सस्ते में दे दो और स्टेट गवर्नमेंट जो है पीपल तक पहुंचा देंगी, लोगों तक पहुंचा देंगी। तो इफ व्हीट प्राइसेस राइज शार्पली, एफसीआई रिलीजेस व्हीट इन द मार्केट टू रिड्यूस प्राइस। ठीक है, उस समय रिड्यूस करने के लिए एफसीआई क्या करती है, मार्केट में व्हीट को छोड़ देती है। तो ये ओपन मार्केट सेल्स स्कीम आपको पता होना चाहिए, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एमएसपी का टॉपिक। एमएसपी क्या है और किस तरह से A2 प्लस FL और C2 डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट एमएसपी। एमएसपी इज अ मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या किया जाता है इसमें, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स क्या है बाय की जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई। ठीक है, तो प्राइस की जो फ्लोर है और सपोर्ट जो दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था 1800 रुपए पर क्विंटल से अगर मार्केट में व्हीट का प्राइस है, एमएसपी 2275 रुपए है, तो क्या करेगी एफसीआई, इस रेट पर बाय करेगी। अब पर्पस क्या है एमएसपी का, देखो एमएसपी का मेन पर्पस ये है कि किसानों को डिस्ट्रेस सेल्स, मतलब जो मार्केट प्राइस है, जो बिचौलियों के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, मेनली उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, प्राइस की वोलेटिलिटी को कंट्रोल में रखना है और इंश्योर करना है मिनिमम इनकम किसके पास, फार्मर को, जो इनकरेज करे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और मेंटेन करे फूड सिक्योरिटी के लिए। भाई मान लीजिए आपने एमएसपी डिसाइड कर दी धान पर या राइस पर कहते हैं, आपने एमएसपी डिसाइड कर दी 2700 रुपए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मगर मार्केट में क्या प्राइस है 1800 रुपए पर क्विंटल। तो ये क्या होगा जब 2200 रुपए रेट मिलेगा। देखो एमएसपी, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये यूपीएससी बहुत पूछता है इस तरह के क्वेश्चन कि सोइंग सीजन से पहले ही एमएसपी बता दी जाती है। मान लीजिए गेहूं का सीजन अब चल रहा है, गेहूं बो दिया गया, इस टाइम गेहूं को खेतों में बो दिया गया, तो उसका रीजन क्या है कि व्हीट का सीजन से पहले ही एमएसपी डिसाइड हो जाएगी, ताकि किसानों को यह मैसेज जा सके अगर हम व्हीट उगाते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर व्हीट पे कम एमएसपी है तो किसान यहां से मुड़कर अदर क्रॉप करने लगेंगे। तो कभी कभी ये क्रिटिसिज्म भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एमएसपी जो है राइस और व्हीट पर बहुत रखती है। जब राइस और व्हीट पर एमएसपी रखेगी तो किसान जो है इसकी तरफ भागेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे उगाएंगे। इससे क्या होती है, फर्टिलिटी जो होती है लैंड की डिक्लाइन हो जाती है। जब फर्टिलिटी लैंड की लंबे समय में डिक्लाइन होने लगती है तो इससे क्या होता है कि किसानों को अच्छी
पैदावार नहीं मिलती है और लॉन्ग टर्म में नुकसान देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है लेग्यूमिनस क्रॉप, जिसमें जो है बेलदार क्रॉप जैसे कोई बीन्स हो गई, इन क्रॉप को उगाया जाए जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और बीच बीच में इन्हें उगाना चाहिए, मगर ऐसा देखने को नहीं मिलता है मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से क्रॉप टू गाइड फार्मर किस तरह से ये गाइड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बम्पर प्रोडक्शन हुआ है एमएसपी पर, अगर वो अच्छा सेल उन्हें एमएसपी रेट नहीं मिलेगा तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं। अब एमएसपी फिक्स कैसे होती है? देखो, एक होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये रिकमेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, कितनी प्रोडक्शन आई है, क्योंकि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के अंदर बहुत मेंबर होते हैं। चेयरमैन तो होता ही होता है, एनजीओ के मेंबर होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह से आप एमएसपी रखिए। एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। तो इसमें जो चीजें देखी जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट देखा जाता है, डिमांड सप्लाई देखी जाती है, मार्केट ट्रेंड्स देखे जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है, ये भी यूपीएससी बहुत पूछता है। ये बहुत टेस्ट सीरीज में आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से पूछता है। तो ये चीजें क्या करती हैं, गाइड करती हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस को। और एमएसपी फाइनल जो डिसाइड की जाती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे प्रधानमंत्री होस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, तो उनके द्वारा फाइनल ये की जाती है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अब एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? देखो, अभी 22 क्रॉप लिखी हैं, कहीं कहीं वेबसाइट पर जाओगे आपको 23 क्रॉप देखने को मिलेंगी। तो ये अप एंड डाउन होता रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको एमएसपी में इंक्लूड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड हो गए, कॉमर्शियल क्रॉप हो गई। कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती है, डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एमएसपी जैसे पैडी पर, वीट पर, ज्वार पर, मेज पर, पल्सेस पर, ग्राउंड नट पर, कॉटन पर, ईटीसी, मतलब इस तरह की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एफसीआई किस तरह से रोल निभाती है। ठीक है, तो और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है एमएसपी के लिए। अब आप एक एमएसपी का क्वेश्चन देख लो, जिससे आपका ये अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम A2 और A2 प्लस FL C2 देखेंगे। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एमएसपी गारंटीज दैट एवरी फार्मर मस्ट सेल देयर प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट एट अनाउंस्ड एट एमएसपी। बताना है आपको ये सही है या गलत है। ठीक है, एमएसपी डिटरमाइंड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एंड अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। बिल्कुल सही है, आपको अभी मैंने पढ़ा है। एमएसपी एम टू प्रोवाइड प्राइस सपोर्ट टू फार्मर एंड इनकरेज क्रॉप डाइवर्जन। ठीक है, ये आपको बताना है सारी चीजें क्या हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, एमएसपी गारंटी दैट एवरी फार्मर मस्ट सेल देयर प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट। मस्ट सेल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के वर्ड ऑल, ओनली, मस्ट, कंपलसरी, मैंडेटरी, ये जो वर्ड है क्वेश्चन में बहुत पकड़ने के होते हैं। तो मस्ट, मैंने बात को इसीलिए डिस्कस किया कि ताकि आपका माइंड थोड़ा सा चल सके। तो मस्ट कोई जरूरी नहीं है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजें एमएसपी पे दें। आप मार्केट प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा है वहां भेज दीजिए। ठीक है, तो पहला तो ये गलत ही हो गया, तो दूसरा तीसरा सही हो गया। आप देखा पहला क्यों गलत हो गया? नॉट लीगली गारंटेड। एमएसपी कोई लीगली गारंटेड नहीं है कि आपको लीगल मिलेगी। इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया किसानों के द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा, मगर ये पॉसिबल नहीं है। अगर लीगली गारंटेड कर देंगे तो कहां पर एफसीआई इतना क्रॉप को स्टोर करेगा? अदर क्रॉप जो उगा रहे हैं उनका क्या होगा? ठीक है, इतना खर्चा, फाइनेंशियल बर्डन जो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, वो कहां से करेगी? तो ये सब सेंटर के क्वेश्चन है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था गलत था। रिकमेंडेड भाई ये बिल्कुल सही था, हमने देखा एमएसपी फार्मर इनकम एंड केयर इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन, सही है। अब शॉर्टकट में आप देख लो, एमएसपी प्राइस फ्लोर है टू प्रोटेक्ट फार्मर। सीएसीपी रिकमेंड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस कर देती है एमएसपी। ठीक है, जब प्रोक्यूरमेंट हैपेंस ओनली व्हेन मार्केट फॉल। अब मार्केट प्राइस फॉल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है किसान जो है एफसीआई के पास जाएंगे और कहेंगे हमारी फसलों को आप खरीदें। सही, मंडी सिस्टम आपने देखा होगा। अब A2 और A2 प्लस FL और C2 देख लेते हैं। A2 कॉस्ट क्या है? पेड आउट कॉस्ट। व्हाट इज इट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है? एक्चुअल कैश
एंड काइंड एक्सपेंसेस, जैसे सीड्स आपने लगाए तो ये कॉस्ट इंक्लूड होगी इसमें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हायर्ड लेबर की है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मशीनरी, मगर इसमें फैमिली लेबर इंक्लूड नहीं होती है जो एफएल है। आपने किसी खेत में 10 बंदे लगाए, घर के 10 बंदे 5 एकड़ लैंड में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है भाई आपने 10 लगाओ 20 लगाओ, हम इस पर आपको एमएसपी नहीं देंगे। गवर्नमेंट का क्या कहना है, ए2 बस यूज होगा। ए2 क्या मतलब, सीड्स पे कितना खर्चा हुआ है आपका, फर्टिलाइजर्स पे कितना खर्चा हुआ है, लेबर हायर की उस पर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज देखकर आपको एमएसपी डिसाइड कर दी जाएगी और पर क्विंटल आपको डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सीड्स पे इतना किया, फर्टिलाइजर पे इतना किया, लेबर पे इतना किया, डीजल, इरिगेशन, मतलब ए2 15,000 रुपए पर हेक्टेयर। हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है ये आपको पता होना चाहिए, एक बार सर्च कर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 100 आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग मिनिमम सर्वाइवल बेंचमार्क, मतलब बहुत ही कम है। गवर्नमेंट इस पर देती थी मगर अब किस पर आ गई है ये देखेंगे। ए2 प्लस एफएल क्या है, सारे जो मेजर्स हैं ए2 वाले हैं, मतलब ए2 में जो हमने 15,000 ये देखा पर हेक्टेयर इतना खर्चा आता है, मगर एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, फैमिली लेबर। आपने भाई 10 बंदे लगाए, गवर्नमेंट क्या करेगी, एवरेज ले लेगी, अरे पर घर से 5 बंदे तो काम करते ही हैं 5 एकड़ लैंड में, तो 5 बंदों के हिसाब से एमएसपी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ए2 प्लस एफएल 21,000 पर हेक्टेयर। ठीक है, तो क्या है, गवर्नमेंट 2018 से क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्टेट्स एमएसपी एट लीस्ट 1.5 टाइम्स ए2 प्लस एफएल, मतलब अगर 21,000 रुपए हेक्टेयर पूरा खर्चा आया जोड़ के, तो एमएसपी इसकी 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना क्या मतलब, इसका 0.5 और जोड़ लो तो उतनी एमएसपी हो जाएगी। ठीक है, अप्रॉक्स मान लेते हैं 31,000, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है। तो 1.5 गुना गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि भाई आप इतनी एमएसपी दो। ऐसा होता नहीं है, बहुत जगह क्राइसिस भी देखने को मिलता है। अब किसानों के द्वारा क्या डिमांड की जा रही है, आप C2 कॉस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जिसे बोलते हैं, C2 डबल C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, सॉरी C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट किस तरह से, A2 जो खर्चा आ रहा था कॉस्ट लगने में, फैमिली लेबर, अब क्या कह रहे हैं, जो रेंट हमने दिया किसी लैंड ओनर की लैंड लेने के लिए वो आप इंक्लूड करिए, और जो हमने फिक्स्ड कैपिटल ट्रैक्टर और ये पंप हाउस खरीद रहे हैं इस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप इसे इंक्लूड करिए। A2FL हम काउंट कर चुके, फिर हमने क्या देखा कि ओनर की लैंड इतने में रेंट पर ली और ट्रैक्टर का इतना इंटरेस्ट जा रहा, तो C2 इतना बना। अब C2 का 1.5 टाइम्स किसानों के द्वारा एमएसपी मांगा जा रहा है, मगर इतनी एमएसपी नहीं दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। देखो, कैश एक्सपेंसेस ओनली, कैश प्लस फैमिली लेबर, C2 कैश, फैमिली लेबर, लैंड एंड कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा, आपको पता होना चाहिए ये जरूर। ठीक है, अब देख ले, विद रेफरेंस टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, फॉलोइंग स्टेटमेंट बताएं, करेक्ट बताएं। A2 cost include all actual paid out expenses incurred by farmers on inputs such as seeds, fertilizers, hired labor, fuel and irrigation। बिल्कुल सही है, एक्चुअल पेड आउट एक्सपेंसेस, भाई एक्चुअल मतलब सीड पर कितना खर्चा किया, फर्टिलाइजर पर कितना खर्चा किया, लेबर को हायर करने में कितना खर्चा किया, फैमिली लेबर, ये तो पहला सही हो गया, तो सी ऑप्शन कट गया, मतलब 75% क्वेश्चन अभी सॉल्व करना बाकी है। A2 plus FL include A2 cost along with imputed value of unpaid family labor, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा भी सही होगा, बी हो गया, 50% सॉल्व हो चुका क्वेश्चन, 50 हो गया। C2 कॉस्ट इंक्लूड A2 प्लस FL कॉस्ट बट एक्सक्लूड इम्प्यूटेड रेंट, और नहीं, एक्सक्लूड नहीं होता है, यही वर्ड, इसको पकड़ लो, जोर से पकड़ लो, ये एक्सक्लूड नहीं होता है, इंक्लूड होता है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो डी कट गया, तो आपका ये आंसर हो गया। अब सिंस 2018 गवर्नमेंट देती है, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा, तो ये आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। देखो, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, रिवीजन करिए, हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जरूर देखिए, और हमारे चैनल को थैंक्स बोलिए, क्योंकि हम फ्री में इनिशिएटिव प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये इकोनॉमी की सीरीज है, ऐसे ही पॉलिटी की चल रही है, स्लो चल रही है भाई, ये एक्सेप्ट करता हूं, मगर चल रही है। थैंक यू।